नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। किसानों के आंदोलन का आज 34वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर भीषण ठंड के बीच आंदोलन लगातार जारी है। किसानों और सरकार के बीच कल अहम बैठक भी होने जा रही है। पहले आज ये बैठक होने वाली थी। किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं, लेकिन एक तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री ने ये उम्मीद जताई है कि अब सुलह हो सकती है, किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इस बीच आज होने वाली बैठक कल तक के लिए टाल दी गई है। किसान आंदोलन का आज 34वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भीषण ठंड के बीच किसान डटे हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच कल अहम बैठक होगी और सरकार को ये उम्मीद है कि कल की बैठक में कोई निष्कर्ष निकल जाए या सुलह हो जाए। इधर छत्तीसगढ़ में विद्यामितानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। देर रात तक सड़क पर ही विद्यामितान डटे रहे। पुलिस की समझाइश के बाद धरना स्थल पर लौटे। नियमितीकरण की मांग विद्यामितान कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी उन्होंने दी है। कल विधानसभा घेराव की भी उन्होंने कोशिश की थी। पुलिस के रोकने पर सड़क पर ही धरना दिया था। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सड़क के बीच विद्यामितान डटे हुए हैं। पुलिस की समझाइश के बाद रात में वे धरना स्थल पर लौटे। नियमितीकरण की मांग के साथ विद्यामितान पूरे प्रदेश भर से राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। मांग पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन करने की चेतावनी उन्होंने दी है। इनका कहना है कि कांग्रेस जब विपक्ष में थी तब उन्होंने नियमितीकरण का वादा किया था और घोषणा पत्र में भी इस बात को लिखा था। 2 साल पूरे होने पर भी नियमितीकरण नहीं होने पर विद्यामितान सड़कों पर हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस के सामने दंडवत एक विद्यामितान सड़क के बीच, जहां पुलिस समझाइश दे रही है उनको। इसी बात पर अड़े है कि मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी, जिसे बड़ा प्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही है। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्टार, अब जो विद्यामितान है उनका आंदोलन तेज होता जा रहा है। सरकार का क्या तर्क है और क्या कोई आश्वासन उनको अब मिल सकता है, चूंकि बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं और कल का जो नजारा था वो कई सवाल भी खड़े करता है। देखिए, विद्यामितान जो है प्रदेश भर के उनका आंदोलन लगातार जारी है और कल विधानसभा घेराव भी करने की कोशिश की थी। उस दौरान उनकी झड़प भी हुई थी और बाद में सरकार की तरफ से ये मैसेज भी दिया गया कि उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ नहीं है और कहीं उसे पूरी फ़िलहाल अभी नहीं किया जा सकता। ज़िद ना करें, समय आने पर विचार किया जा सकता है। बावजूद उसके वो हड़ताल पर अड़े हुए हैं और देर रात धरने स्थल पर वो डटे रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी और बाद में पुलिस द्वारा समझाइश दी गई, जिसके बाद वो धरना स्थल छोड़े हैं। लेकिन उन्होंने संकेत दिया है विद्यामितानों ने कि उनकी हड़ताल अभी ख़त्म नहीं होगी और आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका ये जो आंदोलन का रवैया है, इससे सरकार पे दबाव ज़रूर बनेगा। अब देखते हैं कि सरकार आगे क्या करती है। लेकिन जिस हिसाब से बातचीत हुई थी सरकार से, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल उनका नियमितीकरण संभव नहीं है। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो मांग पूरी नहीं होने तक विद्यामितान प्रदर्शन करेंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया है। अब देखना है कि सरकार की तरफ से क्या पहल की जाती है। बहरहाल बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में आज धर्म स्वतंत्र कानून लागू होने जा रहा है। आज होने वाली कैबिनेट की विशेष बैठक में अध्यादेश के जरिए लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही नया कानून तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि धर्म स्वतंत्र कानून के साथ दूसरे विधेयक जो विधानसभा सत्र के दौरान रखे जाने थे वो सब अध्यादेश के रूप में लाए जाएंगे। धर्म स्वतंत्र कानून आज से ही लागू भी हो जाएगा। तो आज कैबिनेट की विशेष बैठक आयोजित की गई है, जिसमें अध्यादेश पारित किया जाएगा। धर्म स्वतंत्र कानून पारित किया जाएगा। 6 महीने के अंदर इसे विधानसभा में पारित कराना अनिवार्य होगा। आने वाले दिनों में जब बजट सत्र हो तब उम्मीद है कि विधानसभा से इसे पारित कराया जाए, लेकिन सरकार कैबिनेट के माध्यम से अध्यादेश लेकर आएगी और आज से ही ये कानून, धर्म स्वतंत्र कानून मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री आज कई अहम बैठकें भी लेने वाले हैं।
कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि आज से धर्म स्वातंत्र कानून लागू होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा कर दी है। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 सहित जितने विधेयक विधानसभा के सत्र के स्थगित होने के कारण सदन में नहीं ला पाए, कैबिनेट की विशेष बैठक में हम विशेष बैठक कर रहे हैं और अध्यादेश के माध्यम से इनको अब लागू करेंगे। कानून तत्काल प्रभाव से कैबिनेट के बाद लागू हो जाएगा। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई अहम बैठकों और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अध्यादेश के जरिए लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए कैबिनेट की बैठक में शिरकत करेंगे। सबसे पहले सुबह 10:30 बजे वे एडीजी इंटेलिजेंस के साथ ब्रीफिंग करेंगे। उसके बाद जनसंपर्क अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग होगी। सुबह 11 बजे बड़वानी के ग्राम धाबा बावड़ी में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद भीमा नायक की पुण्यतिथि सभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इसके बाद सुबह 11:05 पर कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें लव जिहाद के खिलाफ कानून अध्यादेश के जरिए पास किया जाएगा। दोपहर 12 बजे सीएम शिवराज नगर निगम के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे ऊर्जा विभाग के समाधान योजना की बैठक लेंगे। शाम 4:45 बजे एमपीआरडीसी के कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरें हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन सिंह जुड़ चुके हैं। नवीन, आज अध्यादेश के जरिए धर्म स्वातंत्र कानून पारित किया जाएगा कैबिनेट की तरफ से, इसके बाद ये लागू हो जाएगा। कितना असर सरकार देख रही है और आम जनता के ऊपर? इसके अलावा आज कई बैठकें मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। देखिए 28 तारीख से मध्य प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा था, लेकिन सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक में तय हुआ कि कोरोना की वजह से सत्र को आगे चलाना दिक्कत पैदा हो सकती है, जिससे विधायकों को संक्रमण का खतरा हो सकता है। लिहाजा सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया गया और इस सत्र में, इस विशेष शीतकालीन सत्र में कई सारे मध्य प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण बिल आने वाले थे। इनमें सबसे खास जो बिल था वो लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र कानून 2020 विधेयक था। इस बिल को लेकर कांग्रेस ने भी काफ़ी तैयारी कर रखी थी विरोध करने की। एक्सपर्ट से, दिल्ली से, कानूनी जानकारों से मदद के साथ इस बिल पर चर्चा करने के लिए, तगड़ी बहस करने के लिए कांग्रेस के भी विधायक तैयार थे। बीजेपी को, चूंकि बहुमत बीजेपी के पास है, बीजेपी को उम्मीद थी कि लव जिहाद का जो बिल है वो आसानी से विधानसभा में पास हो जाएगा बहुमत के जरिए। लेकिन कांग्रेस ने इस बीच में कई सारे लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करके उनसे मशवरा लिया था और उत्तर प्रदेश में जो कानून लागू किया गया उसके बाद वहाँ पर जो इसका दुष्प्रभाव के जो कुछ मामले आए हैं, पहले सरकार ने कई सारे केस रजिस्टर्ड किए यूपी में, फिर उसके बाद कई सारे केसेस वापस लिए, तो इसको लेकर भी कांग्रेस ने तैयारी कर रखी थी, अध्ययन कर लिया था और काफ़ी तीखी बहस होने वाली थी। लेकिन चूंकि अब सत्र नहीं है, सत्र स्थगित हो चुका है, तो ऐसे में इस बिल को ज़मीन पर उतारने के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार अध्यादेश का सहारा लेने जा रही है। आज विशेष कैबिनेट की बैठक है, 11 बजे इस कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे और इस कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद पर जो बिल पेंडिंग है उस बिल को हरी झंडी मिल जाएगी और ये बिल अध्यादेश के जरिए आज से मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। और इस बिल के लागू होने के बाद से ऐसे तमाम जो मामले हैं इस दायरे में आ जाएंगे, इस कानून के दायरे में आ जाएंगे और इसके बाद जो आरोपी हैं उनको 5 से 10 साल तक की सज़ा होगी और जो भी इसमें जो सहयोग करने वाला होगा लव जिहाद के लिए, तो वो भी मुख्य आरोपी की तरह उसका भी ट्रीटमेंट होगा, उसको भी मुख्य आरोपी माना जाएगा। कोई धर्मगुरु हो, कोई मौलवी हो, कोई भी पादरी हो, सभी को मुख्य आरोपी की तरह ट्रीटमेंट इस कानून के ज़रिए मिलेगा और सभी को 5 से 10 साल तक की सज़ा और बाकी जो भी इस कानून में प्रावधान किए गए हैं उसके मुताबिक सज़ा मिलेगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि आज विशेष कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश में अध्यादेश के जरिए कानून लागू हो जाएगा और मध्य प्रदेश की ज़मीन पर अब धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज से
पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज कई सारे कार्यक्रम हैं। आज जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक की पुण्यतिथि है और बड़वानी में जो उनका गृह ग्राम है वहाँ पर एक कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह तकरीबन कैबिनेट बैठक की पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वहाँ के लोगों से जुड़ेंगे। भीमा नायक की जो पुण्यतिथि पर जो उनको याद करने के लिए जो कार्यक्रम जो बनाया गया है, जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुड़ेंगे। आदिम जाति कल्याण मंत्री वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और बातचीत होगी। और माना जा रहा है कि आज इस विशेष मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ऊर्जा विभाग के साथ भी के अफसरों के साथ भी बैठक है। इसमें कई सारे ऊर्जा विभाग की शिकायतों का निराकरण हो सकता है। जो सिविल सोसाइटी की तरफ से जो शिकायतें बिजली की लगातार मिल रही हैं, तो उसका भी इस ऊर्जा विभाग की बैठक में कुछ फैसला हो सकता है। जी शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। तो ये कुछ खास खबरें हैं मध्य प्रदेश की जिन पर आज दिन भर नजर आएगी। बहरहाल मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा मामला अब भोपाल से लगे रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में सामने आया है, जहां रफी खान नाम के युवक ने रवि यादव बनकर भोपाल के कोलार की लड़की को अपने झांसे में फंसा लिया। आरोपी ने रवि यादव नाम का फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखा था। इस बीच लड़की के परिजन को रफी की जानकारी लगी तो उन्होंने शादी तोड़ दी और कोलार थाने में शिकायत दर्ज कराई। लड़की की शिकायत पर कोलार पुलिस ने 0 पर कायमी कर केस डायरी ओबेदुल्लागंज भेज दी है। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर का है, जहां कलेक्ट्रेट में शादी का आवेदन देने पहुंचे मुस्लिम युवक और हिंदू युवती का हिंदू धर्म सेना ने जमकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया और युवक युवती को शादी का आवेदन देने से रोक दिया। हंगामा बढ़ता देख मौके से युवक फरार हो गया, लेकिन धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट से कुछ दूरी पर जाकर उसे पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान लड़की ने कार्यकर्ताओं का विरोध भी किया। उसका कहना है कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से शादी करने जा रही है। वहीं हिंदू धर्म सेना कार्यकर्ताओं की दलील है कि लड़की का ब्रेन वॉश किया गया है, उसे भड़काया गया है, इसलिए वो अपने माता पिता को भी शादी की जानकारी नहीं दे रही है। हिंदू धर्म सेना का दावा है कि उन्हें 1 हफ्ते पहले ही इसकी जानकारी लग गई थी। जब उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि लड़की ने शादी के बारे में अपने माता पिता को भी नहीं बताया है। आवेदन में अपना पता भी गलत दर्ज करवाया है। हिंदू धर्म सेना ने इसे लव जिहाद बताते हुए प्रशासन से शादी रुकवाने की मांग की है। इधर हंगामे की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक युवती को हिरासत में ले लिया। बाद में लड़की को उसके माता पिता के हवाले कर दिया गया। पहले हम लोग को जानकारी लगी नोटिस बोर्ड के माध्यम से कि एक हिंदू लड़की जो है अपने एक मुस्लिम लड़के से शादी करने जा रही है। सूचना मिली थी कि आज इन लोग आने वाले हैं कलेक्ट्रेट में, इसलिए हम लोग ने आज इनको पकड़ा है और विरोध कर रहे हैं। हम लोग धर्मांतरण किए जा रहा, बच्ची अपने होश में नहीं है, इस शादी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। मुझे ये धर्म पसंद है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मुस्लिम है वो, आपके घर में मालूम है ये सब? नहीं मालूम है। ऐसी जानकारी मिली है कि लड़के ने जो है लड़की को बहला फुसला करके विवाह के लिए राजी किया है। कुछ हिंदू संगठनों द्वारा इसका विरोध किया गया। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचकर जो है लड़के को अपने हिरासत में लिए और लड़की को उसके माता पिता के सुपुर्द किया जा रहा है। मध्य प्रदेश 2022 में खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी कर सकता है। प्रदेश सरकार ने 2022 में होने वाले खेलो इंडिया गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित कराने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। भोपाल के मिंटो हॉल में हुए मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका खुलासा किया। समारोह के दौरान प्रदेश की 28 खेल प्रतिभाओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। समारोह में 14 एकलव्य पुरस्कार, 10 विक्रम अवार्ड, 3 विश्वामित्र पुरस्कार और 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। भोपाल के ओलंपियाड खिलाड़ी इनाम उर रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मध्य प्रदेश से देना है और हमें लक्ष्य पूरा करके ही दम लेंगे। हमने ये भी प्रस्ताव दिया है भारत सरकार को कि खेलो इंडिया गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएं 2022 के। उसके लिए भी मध्य प्रदेश की तरफ से प्रस्ताव गया हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5वें दिन छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पर लंबी चर्चा हुई। चर्चा के बाद संशोधन विधेयक को बहुमत के आधार पर पारित कर दिया गया। चर्चा के दौरान कई बार विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों में तीखी नोकझोंक हुई।
बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने भाषण में धान खरीदी का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोग चिट्ठी लिखने के अलावा करते क्या हैं। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया कि हमारी जिम्मेदारी है, हम उससे पीछे नहीं भाग सकते। 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई है। 40 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। केंद्र से अब तक उठाव की अनुमति नहीं मिली है। लगातार इसके लिए प्रयास हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप सोसाइटी को जाम दिखाना चाहते हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि वो धान खरीदी की समय सीमा को खत्म करें। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, मैं नेता प्रतिपक्ष की बात का समर्थन करता हूं, लेकिन उन्हें भारत सरकार से एफसीआई के माध्यम से चावल की खरीदी की अनुमति दिलवानी चाहिए। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक किसानों के मुद्दे के बीच में वरिष्ठ सांसद किसानों के मुद्दे के बीच में विदेश चले गए। इस पर सीएम ने जवाब दिया कि ये उनका निजी मसला है। एक तरफ कांग्रेस कृषक बिल का विरोध करती है, उनके घोषणा पत्र में जो कृषक बिल लागू हुआ है वो बातें थी, और माननीय इनके नेता कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और अब तो स्थिति यह है कि ट्वीट करके किसानों को भड़काते भी हैं और स्वयं देश छोड़ के बाहर चले जाते। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थापित किए जा रहे नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेश की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार उस प्लांट को खरीदेगी। विधानसभा में नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लाए गए शासकीय संकल्प पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए घोषणा की कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और आदिवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेश का विरोध करेगी, और फिर भी अगर उस संयंत्र का विनिवेश होगा तो छत्तीसगढ़ सरकार उस प्लांट को खरीदेगी और संचालित करेगी। सीएम की इस घोषणा के बाद विधानसभा में सर्वसम्मति से यह शासकीय संकल्प पारित किया गया। आज जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसको मैं कहना चाहूँगा, यह सदन केंद्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि भारत सरकार के उपक्रम एनएमडीसी द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र जिला बस्तर का केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश न किया जाए। विनिवेश होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसे खरीदने हेतु सहमत है। इस प्रकार से प्रस्ताव पूरे सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित हुआ है। खुड़मुड़ा मर्डर केस की जांच के लिए भोपाल से फॉरेंसिक की स्पेशल टीम भी आई है। एक्सपर्ट ने हत्याकांड में जीवित बचे 11 साल के बच्चे को लेकर दोनों घरों समेत खेत का मुआयना किया। बच्चे ने हत्याकांड के पहले शाम 6 बजे के बाद से रात तक हुए घटनाक्रम की जानकारी दी। हत्याकांड में अहम जानकारी हाथ लगने तक एक्सपर्ट रायपुर में ही रहेंगे। अब तक मामले में दुर्ग पुलिस के हाथ खाली हैं। आईजी एसपी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। तीसरी बार आरोपी की खलस्केच जारी कर आरोपी की पहचान की जा रही है। साथ ही पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसे खंगालने का काम पुलिस कर रही है। आरोपी तक पहुंचने में पुलिस को पसीने बहाने पड़ रहे हैं। आरोपियों की तलाश में अन्य राज्यों में टीम भेजी गई है। इस घटना को सुलझाने 14 लोगों की स्पेशल टीम के अलावा 6 अलग अलग पुलिस टीम काम कर रही है। इन सब के बीच पुलिस महादेव घाट, रायपुरा और अन्य इनपुट के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं दुर्ग एसपी ने संकेत दिए हैं कि आरोपी साइकिल से पहुंचा था, जिसे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है। 4000 से ज्यादा फोन कॉल ट्रेसिंग के आधार पर रायपुर के अन्य इलाके के साथ ग्राम खुड़मुड़ा के लोगों से पूछताछ हो रही है। खुड़मुड़ा केस में हम लगातार हमारी टीमें विवेचना कर रही हैं, और जो टीमें लगी जो पॉइंट्स आ रहे हैं, चाहे सीसीटीवी के फुटेज है, चाहे साइकिल को लेके हैं, सभी एंगलों पे हमारी टीमें लगी है और लगातार उस पर विवेचना में लगे। नक्सल विरोधी अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। कुआंकोंडा थाना इलाके के कलेपाल और नहाड़ी के जंगलों में हुई मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। मारी गई दोनों महिला नक्सली हैं। दोनों पर शासन की ओर से इनाम भी घोषित था। मारी गई एक महिला नक्सली आयते मंडावी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि दूसरी महिला नक्सली विजय मरकाम पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ककाड़ी नहाड़ी के जंगलों में बड़े नक्सली गुर्गों की जमावड़े की सूचना मिली थी, जिसके बाद दंतेवाड़ा से डीआरजी जवानों की पार्टी मौके के लिए निकली। पुलिस के आने की भनक लगते ही नक्सली भागने की फिराक में थे, लेकिन जवानों ने घेर कर इन्हें ढेर कर दिया। मुठभेड़ के बाद जवानों ने मौके की सर्चिंग की तो 2 शवों के साथ एक पिस्टल और एक भरमार मिला। सर्चिंग की गई तो 2 फीमेल माओविस्ट बॉडी रिकवर की गई, जिसकी पहचान बाद में
आयते मंडावी के रूप में, जो कि मलांगी एरिया कमेटी सदस्य है और इनकी खुफिया एजेंसी की मलांगी एरिया की प्रमुख है, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम है। और दूसरी विजय मंडावी, जो कि पामेर क्षेत्र की रहने वाली है और वो आसूचना सदस्य है, और उसके ऊपर 2 लाख का इनाम है। इनके साथ एक पिस्टल और एक भरमार जो है हमने रिकवर कर पाए। एक बड़ी घटना को रोकने में हम सफल रहे। पुलिस के लाख दावों के बाद भी रायपुर शहर के डांस बार गुलजार नजर आते हैं और शराब और शबाब की महफिल जमती है। ये नजारा शहर के वीआईपी रोड स्थित जोग बार का है, जहां बिना रोक टोक के वीकेंड पर स्पेशल डीजे बुलाए जाते हैं। जहां एक तरफ पुलिस कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण का हवाला देकर सभी होटल बार समेत सभी डांस बार समय पर बंद करने का दावा करती है, लेकिन वहीं पुलिस के इस दावे को धत्ता बताकर ये डांस बार बिना किसी खौफ के सुबह तक खुले रहते हैं। IBC 24 की टीम भी इस डांस बार में रात 12 बजे के बाद पहुंची तो नज़ारा कुछ मुंबई जैसा दिखाई दिया। इस दौरान डांस बार में खुलेआम शराब और नाबालिगों को हुक्का समेत सूखा नशा परोसा जाता है, जिसके लिए इस डांस बार में अलग से स्मोकिंग जोन बनाया जाता है। IBC 24 की टीम को इस डांस के बार के बारे में कुछ संगीन आरोपी भी नजर आए। इसके अलावा इस डांस बार में वीकेंड को रायपुर समेत दुर्ग भिलाई समेत आसपास के जिलों की युवतियां भी यहां पे दिखाई दी। इस डांस के बार के बारे में अब जानकारी जुटाई तो इसके बारे में 3000 रुपए का कूपन दिया जाता है, जिसको रिचार्ज करवाकर एंट्री दी जाती है। इसके साथ ही नशे में धुत युवकों का विवाद भी होता रहता है, जिसे लेकर वहां मौजूद डांस बार के बाउंसर्स द्वारा सुलझाया जाता है। यदि पुलिस समय रहते इन डांस बार्स को बंद नहीं करती तो क्वींस क्लब जैसी गोलीबारी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना को ध्यान में रखते हुए और न्यू ईयर की पार्टियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि कब तक कोई बार खुला रहेगा, कब तक कोई क्या क्या उसके रूल्स रेगुलेशन हैं ये जारी किए गए हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इस पे हम जरूर कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे कि कोई बार को या किसी भी शराब दुकान को लेट तक नहीं खोल सकता, क्योंकि उसके रूल्स रेगुलेशन है। और अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसमें हैवानियत की हदें पार कर दी गई। शिवपुरी में एक मजदूर का अपना मेहनताना मांगना क्रेशर सुपरवाइजर को इतना नागवार गुजरा कि उसने जुल्म की इंतहा कर दी। आखिरकार घटना के 1.5 महीने बाद इलाज के दौरान मजदूर अपनी सांसें खो बैठा। दरअसल गाजीगढ़ धौरिया का रहने वाला परमानंद धाकड़ गांव के पास ही तोमर बिल्डर्स के गिट्टी क्रशर पर काम करता था। परमानंद के भाई का आरोप है कि 8 नवंबर को परमानंद के मजदूरी मांगने पर क्रशर इंचार्ज राजेश राय से विवाद हो गया, जिसके बाद राजेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ परमानंद से जमकर मारपीट की बल्कि कंप्रेशर से उसके गुप्तांग में हवा भर दी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। ग्वालियर से लेकर जयपुर तक इलाज चला, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और आखिरकार 1.5 महीने के इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। परिजन का आरोप है कि घटना के बाद आरोपियों ने परमानंद के पेट में गैस बनने की वजह से तबीयत बिगड़ने की बात कही थी। बाद में होश में आने पर उसने आरोपियों की सारी करतूत बताई। परिजन ने पुलिस के पास शिकायती आवेदन दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी ने मामले में लापरवाही बरतने पर गोवर्धन थाना प्रभारी राघवेंद्र यादव और एएसआई प्रमोद तिवारी को सस्पेंड कर दिया। तोमर बिल्डर्स गाजीगढ़ हाँ गिट्टी का है। खबर आई कि तेरे भाई के पेट में गैस बन गई। जब डॉक्टर साहब बोले वो तो आवाज से नसें ब्लास्ट हो चुकी थी, कंप्रेसर की थे वो तो नसें फट गई, वो तो उसने दम तोड़ दिया। ये पता लगा है कि क्रेशर में एक लड़का काम करता था, उससे कोई विवाद हुआ तो उसके साथ मारपीट हुई और उसके कंप्रेसर से हवा भरी गई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। फिर जांच करने के लिए एसडीओपी पौरी को बोला है कि इसे पूरे प्रकरण की जांच कर लें, पूरे फैक्ट्स ले लें और घर वाले क्या कह रहे हैं उस पर अग्रिम कार्रवाई करें। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमर बानी हमर गोड़ श्रवण के साथ।